विधायिका में इनकी संख्या लगभग 80% प्लस है, 80% के प्लस है। और 80% प्लस मतलब क्या क्या है? 80% में 80% में क्या क्या है आपको बता रहा हूं। विधायिका जो विधायिका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, सभी साथी लोग ना, जो हमारे संसद बनते हैं और जो जाके कैबिनेट मंत्री बनते हैं और जो हमारे विधायक बनते हैं, जो राज्य लेवल पर कैबिनेट स्तर के मंत्री बनते हैं, तो ये जो हैं ये लगभग 80% से ऊपर जो है ब्राह्मणों का कब्जा है। अब वो कैसे है? आपको लगता है कि हमारा आरक्षित सीट है, तो आरक्षित सीट कितना है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगभग 29 सीट जो क्या है ST SC लोगों का है, कि दोनों मिला के है? उनका 11 कुछ है SC का, और ST लोगों का 29 है टोटल। तो ये जो आरक्षण के तहत हमारे लोग जाते हैं, लेकिन हमारा नियंत्रण मतलब क्या बोल रहे हैं आपको? भागीदारी। हमारे देश में कितनी पार्टियां हैं आप लोग बता सकते हैं? पहला, सबसे पहले पार्टी हमारा कांग्रेस का है ना? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का है। हम लोग दो पार्टी को मेन जानते हैं। पश्चिम बंगाल में एक पार्टी है, उसको क्या नाम से जानते हैं? तृणमूल कांग्रेस। ये तीसरी पार्टी हो गई। और चौथी पार्टी CPI और CPM का नाम सुने आप लोग? CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं, उसके भी बहुत सारे अनुयायी हैं। हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कम है, साउथ तरफ ज़्यादा। तो CPI और CPM ये 5 जो पार्टियां हैं, ये पांचों पार्टी के मुखिया कौन है जानते हैं आप लोग? ब्राह्मण लोग हैं। जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, इन्होंने क्या किया? कांग्रेस की स्थापना किया। कि आपके परिवार का कोई ऐसा कोई गांवटिया तो नहीं है जो कांग्रेस का स्थापना किया हो? इस घर में आज हम लोग बैठे हैं, इस घर का मुखिया है बनारसी लाल जी। इस घर के मुखिया बनारसी लाल है। इस घर का में रोल किसका चलेगा? ये जैसा बोलेंगे इधर बैठाएंगे, इधर बैठना पड़ेगा। नहीं तुम लोग बाहर बैठो, बोलो बाहर बैठना पड़ेगा। नहीं घर के उस पार जाके बैठना है, बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा ना हम लोग को। तो जिस पार्टी का, जिस घर का मुखिया जो होता है, मुखिया का नियंत्रण चलता है या फिर बाहर वाले का चलता है? मुखिया का। तो 5 पार्टी के जो मुखिया हैं ये कौन है? ब्राह्मण लोग हैं। इसलिए 5 पार्टी से किसी भी पार्टी का आदमी जीत कर जाता है संसद में चाहे विधानसभा में, तो ये लोग क्या करते हैं? अपने मेजॉरिटी को हमेशा मेंटेन करते हैं। आपके नज़र से जरूर लगता है कि ये कांग्रेसी है, आपके नज़र से लगता है कि मैं BJP सपोर्टर हूं, आपके नज़र से लगता है कि हम लोग का बहुजन लोग हैं तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट देखा जाए, उस नज़र से देखा जाए, आप वहां पर जा करके देखिए तो उनकी जो संख्या, ब्राह्मणों की संख्या पांचों पार्टी की मिला करके हमेशा वो मेजॉरिटी में रहते हैं। अभी एक कोटा पास किया उन्होंने, EWS का नाम सुने आप लोग? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, EWS हो गया। और इसको आर्थिक रूप से आरक्षण कहा जाता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम से। आर्थिक रूप से जो कमजोर ऐसे हैं, जनरल के लोग हैं, उनके लिए 10% कोटा का आरक्षण, 10% का रिजर्वेशन, 10% का उनके लिए बेनिफिट एक्स्ट्रा देने का नियम संसद में पास हुआ। और जनरल लोगों के लिए हुआ, ये ST SC OBC के लिए नहीं है। जो जनरल व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 10% का हमको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें सारे ब्राह्मण लोग एक ही दिन में शामिल होकर के अपना नियम को पास कर दिए। उसके लिए कभी हड़ताल किए? आप लोग ऐसा सुने हैं क्या? नहीं सुने। लेकिन आदिवासी लोग 32% का आरक्षण मिलना चाहिए बोल के आरक्षण के लिए हल्ला करते हैं, ऐसा सुने आप लोग? सुने भी हैं, शामिल भी हुए हैं। और मसीह भाई जो लोग हैं, वो लोग अपना अधिकार के लिए, मतांतरण के लिए अपना आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों का वर्चस्व इतना ज़्यादा है वहाँ पर कि वो एक ही रात में पूरा कानून पास हो गया। किसके लिए? उनके फायदे के लिए। तो आपको मैं ये बता रहा था कि हमारी लोकतंत्र में पहला जो विधायिका है, विधायिका में, विधानसभा में, लोकसभा में किसका कब्जा है? ब्राह्मणों का कब्जा है। पार्टी उनकी है, मुखिया वो लोग हैं, तो उनका चलेगा या फिर जो जीत के गया उसका चलेगा? पार्टी मुखिया का चलेगा। हमारा जो CM साहब हैं वो अब किसके हैं? भाजपा के हैं। एक हकीकत की बात बताऊं आपको, हमारे
माननीय वामन मेश्राम जी इस बात को बताते हैं। ये यहाँ की घटना है, महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र की घटना, एक मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री उस समय इंदिरा गांधी का समय था और उसका जो लड़का था वो लड़का कभी महाराष्ट्र आया और उसका स्वागत या आवभगत करने में कोई कमी हो गई। दिल्ली से इंदिरा गांधी के द्वारा बुलाया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कहाँ गया? दिल्ली गया इंदिरा गांधी से मिलने के लिए। इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई और उसके बाद जब वो वापस आया, जब तक गया यहाँ तब तक मुख्यमंत्री था और वापस वहाँ से बात हुआ तब तक वो मुख्यमंत्री था। और वहाँ से जैसे फ्लाइट में आता है और जब यहाँ उतरता है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पे, तो पता चलता है कि तुम मुख्यमंत्री अब नहीं हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को बनाने का या उसको उतारने का पावर कहाँ पर है? दिल्ली में। जो पार्टी का मुखिया है उसके पास में है। उस समय इंदिरा गांधी रही, उन्होंने उसको पार्टी का क्या किया? मुख्यमंत्री से नीचे कर दिया। हमारे जो सीएम साहब हैं, अब इसको भी पार्टी ने बना के रखा है, तब तक मुखिया है। जिस दिन ये इसको उतार देगी तब तक ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। तो मेन पावर कहाँ पर है? ऊपर में है। तो हमारे विधानसभा विधायिका जो है उसमें ब्राह्मणों का कब्जा। कार्यपालिका में 79% जो हमने बताया ब्राह्मणों तत्सम ऊंची और भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका है। ये दो चीज हो गया। और तीसरा चीज है क्या है? छत्री। नहीं, तीसरा चीज हमने लोकतंत्र की भाषा में आपने लोकतंत्र में तीसरा चीज लोकतंत्र में है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में 97%, कितना? लगभग पूरा 100% मान लो, 3 कम, 97% ब्राह्मण एवं तत्सम जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं इनका वर्चस्व है, उनका कब्जा है। अब आप न्याय मांगने जाओगे तो आपको क्या होता है? पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। और आपका काम कराने के लिए आपको तहसीलदार के पास जाने में कितनी चप्पल घिस जाते हैं, कहना चाहिए। क्यों ऐसा आपके साथ होता है? क्योंकि आपका कोई आदमी है नहीं, है भी 3% लोग, 3 लोग, तो 3 लोग का कुछ चलता नहीं है। तो ये कहा जाए आज की जो ब्राह्मण तंत्र है, लोकतंत्र को हम ब्राह्मण तंत्र कह पाते हैं। और चौथा स्तंभ क्या बताया था? मीडिया का। चौथा स्तंभ में 100%। अभी हमारे मौसा जी रास्ते में बोल रहे थे कि आप लोग का इसको क्यों नहीं छापता है? हम कार्यक्रम जो करते हैं, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार क्यों नहीं होता है? तो मैं इसको बताया कि नहीं छापते हैं मौसा जी, हमारे कार्यक्रम को नहीं छापते हैं। क्यों नहीं छापते हैं? क्योंकि 100% ब्राह्मणों का कब्जा है। अभी हम लोग 6 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर में जाके अभी स्कूलों का जो विलय किया गया, स्कूलों को ख़त्म करने का बात किया गया, उसका विरोध के लिए पूरे भारत भर के लोग आए हुए थे। कहाँ? दिल्ली के जंतर मंतर में। और उस जंतर मंतर का कोई कार्यक्रम को एक भी मीडिया कहीं भी उसको कवरेज नहीं किया, ना ही उसको दिखाया। तो हमारा जो कार्यक्रम होता है उसको मीडिया कभी भी हाईलाइट नहीं करता, कभी भी नहीं दिखाता, जबकि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। और 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में आरएसएस का जो मुख्यालय है, आरएसएस का मुख्यालय का घेरने का कार्यक्रम हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया, लेकिन उसका कवरेज भी कहीं पर नहीं आया। अगर कवरेज मीडिया में आता, प्रिंट मीडिया में आता, जिसमें पेपर में आता या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता, टीवी में आता, तो लोगों के पास में जानकारी जल्दी पहुंचता। इसलिए ये जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग सच्चाई को जानें। जैसे मैंने अभी आपको बताया इस घटना को कि आज़ादी के पहले की हमारी क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद आज हमारी क्या परिस्थितियां हैं, तो उसका सारा का सारा दोष एकमात्र जो दुश्मन है हम लोग का, हमारे संगठन के द्वारा निर्धारित किया गया है, चयनित किया गया है, वो है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण दुश्मन क्यों है, इसको भी जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। ब्राह्मण हमारा दुश्मन क्यों है, ये अभी अभी एक लेटेस्ट घटना आया है, 20 साल 21 साल पहले की बात है। 2001 में, लगभग 25 साल मान लीजिए, 2001 में डीएनए रिपोर्ट निकल के आया। 21 मई 2001। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, जैसे हमारे तरफ में नव भारत है, दैनिक भास्कर है और बिलासपुर का अमृत संदेश वगैरह इस टाइप का चलता है, वैसे ही एक पेपर है, अंग्रेजी में छपता है। उस पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। ज्यादातर महाराष्ट्र दिल्ली में सब चलता है, वो बड़े शहरों में चलता है, मेट्रो सिटी में चलता है, इंग्लिश में चलता है।
और पढ़ने का अधिकार तो हमारे लोगों को था नहीं, तो हम लोग अभी अभी हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं ना। आज भी हमारे गांव के लोग बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हैं, अभी भी नहीं पढ़ पाए। 6वीं 7वीं पढ़ने के बाद गोवा दिल्ली में फुर्सत नहीं उन लोगों को। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पेपर में छप कर आया अंग्रेजी में, और वो डीएनए रिपोर्ट था। और डीएनए रिपोर्ट कौन बनाया था? अमेरिका में एक उत्साह विश्वविद्यालय है, वो विश्वविद्यालय एंथ्रोपोलॉजी का जो प्रोफेसर है, उन्होंने भारत के कुछ लोगों को मिला करके अपने साथ टीम बनाया, विशाखापट्टनम और मैसूर एंथ्रोपोलॉजी कॉलेज जो है, वहाँ के लोगों का जो प्रोफेसर है उनके साथ एक टीम बनाया, 14 लोगों का टीम बना करके क्या किया कि भारत में इतनी सारी जातियां क्यों हैं। कभी कभी आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना गरीबी में या फिर रोजी रोटी में उलझा के रखा है कि हमको दूसरा चीज सोचने का समय ही नहीं है। तो उनको ऐसा लगता था कि भारत में आखिर इतनी विषमता क्यों है। तो विदेश के लोगों ने इसका सर्च जब किया तो सर्च करने पर यह पता चला कि यहाँ पर ST SC OBC और इससे धर्म परिवर्तित जो माइनॉरिटी हैं, इनका डीएनए क्या बोलता है कि इनके पुरखे कभी एक थे। मतलब हम लोग अभी भाई भाई में एक नहीं है, अलग अलग बिरादरी के हो सकते हैं, लेकिन हमारे पुरखे कभी क्या थे? डीएनए के आधार पर वो लोग, उनका डीएनए एक मैच करता है, मतलब कभी हम लोग एक साथ थे। लेकिन ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो हम लोग से कभी मैच नहीं किया, इसलिए उनको यह सिद्ध किया गया कि ब्राह्मण जो है विदेशी है। ब्राह्मण क्या है? डीएनए के आधार पर विदेशी क्यों है? उनका डीएनए कहां से मैच किया, ये पूछेंगे तब तो। उनका डीएनए काला सागर का नाम सुने हैं? काला सागर एक जगह है, वहां के लोगों के साथ में उनका डीएनए 100% मैच करता है। जैसे मैं जसपुर का हूं, अब आप मेरा यहाँ के लोगों के साथ में मैच कराएंगे तो मैच नहीं होगा। मेरा मैच करेगा, मेरे दादा जी वहां पर हैं जसपुर में, उनके साथ पूरा 100% मैच करेगा कि नहीं होगा? भाई जहां से खून है वहां का आएगा। तो ऐसा ही ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो कहां पे? काला सागर के जो अस्किमोज एक जगह है, वहां के लोगों के साथ उसका क्या करता है? डीएनए रिपोर्ट 100% मैच किया। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ब्राह्मण क्या है? विदेशी है। तो जितना विदेशी अंग्रेज था उतना ही विदेशी क्या है? ब्राह्मण भी क्या है? विदेशी है। जितना क्या हो गया महोदय जी? हाँ, थोड़ा सा मेरे को जरूरी काम आ गया है, मेरे को निकलना पड़ेगा। भाई प्रशांत रहेंगे यहाँ पे? मैं हूँ भाई। देख लेंगे। ठीक, सॉरी सब। कोई बात नहीं। तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि आज हमारे भारत देश में ब्राह्मण जो है विदेशी है, और उतना ही विदेशी है जितना विदेशी अंग्रेज था। अंग्रेजों को हमने 1947 से आज़ाद हुए बोलते हैं अंग्रेजों से, लेकिन ब्राह्मणों का आगमन हम पढ़ लिए, लेकिन ब्राह्मणों से आज़ाद आज भी हम लोग नहीं हुए हैं। कि हुए हैं? तो ब्राह्मणों का वर्चस्व आज भी हमारे इस भारत देश में थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उनका नियंत्रण है। उसको हमारे मान्यवर वामन मेश्राम जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामसेफ के, उनका कहना यह है कि ब्राह्मणों का हमारे देश के व्यवस्था में नियंत्रण कितना है? अनियंत्रित नियंत्रण है। नियंत्रण का कोई सीमा नहीं है उनका आज पुलिस है, उनका जो प्रशासन है, उनका जो CM है, उनका सचिव है, ऊपर से नीचे तक पैरामिलिट्री उनका है, सारा चीज़ उनका है। तो उनका नियंत्रण कहीं पर भी कभी पर भी वो आपके विरोध में कुछ भी करना चाहेगा कर सकता है। लेकिन उनकी समस्या क्या है? दूसरी समस्या कि वो संख्या में बहुत कम है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? मात्र 3.5%। ब्राह्मणों की संख्या मात्र 3.5% है, लेकिन भारत में पूरा कब्जा बना के बैठा है। तो उसका कब्जा बनाने का बहुत सारे कारण हैं कि हमको क्या किया? शिक्षा से दूर रखा। जिस तरह से अभी मनुस्मृति की बात आई बीच में, कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि शूद्रों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। जो शूद्र हैं, जो आज OBC कैटेगरी के को शूद्र कहा जाता है, ST और SC तो अछूत हैं, वो जंगल में रहने वाले हैं, उनको तो पढ़ने लिखने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। तो आज भी ये व्यवस्था हमारे साथ में हो रहा है, और उसका बहुत सारी डिटेल की जो बातें हैं वो हमारे रूपनारायण का जी उसको करेंगे आपको। मैं आपको एक दो शब्द बातें और रख करके मैं ख़त्म करूँगा। तो आज जो हम इस परिस्थिति में ला के खड़ा किए हैं, उसका सारा का सारा श्रेय शासन प्रशासन का एक नियम, आज एक नियम अगर बन जाए
जैसे 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है, फ्री पढ़ाना है, वो क्या है, नियम है। अब उसके विरोध में कोई जाता है तो क्या होगा, उसको सजा होगा। मतलब कानून का विरोध किया है उसको सजा होगा, उसको थाना पुलिस होगा और उसके विरोध में FIR होगा, सारा चीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कानून बना दिया जाए तो वो सब सही हो जाता है। जैसे आदिवासियों को कह दिया जाता है कि आदिवासी लोगों के लिए क्या है, पीने के लिए छूट है, लेकिन उन्हीं आदिवासियों को पकड़कर जेल में भितार देते हैं ना। वो क्यों पकड़ के भितार देता है, नहीं दारू में पकड़ाया गया बोल करके। तो कानून देखिए किस तरह से आपके साथ में खेलता है, आपके हमारे आदमी को ही पकड़ करके जेल के अंदर भितार दे रहा है, और जब तक वो 10,000 से लेकर 20,000 तक खर्चा ना करे वो परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा मोड़ा कमाया हुआ को भी कहीं से कर्जा लेकर के, अपना खेत गहना दे करके, किसी से ब्याज में पैसा ला करके उसको क्या करना पड़ता है, अपने आदमी को बचाना पड़ता है। तो एक तरफ बोल रहा है कि आपको छूट है, दूसरी तरफ आपके आदमी को पकड़ के ले जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारा उन्होंने व्यवस्था बना के रखा है कि आप अपनी जगह में फंसे रहिए और वहां से आप निकल ना पाए। तो ये जो कानून बनाने का अधिकार कहां पर है, हम लोग लोकतंत्र व्यवस्था में क्या देखें, विधायिका के पास में है। अगर विधायिका में ये कानून रहता कि इनको पनिशमेंट ना किया जाए तो आदमी अपने जगह पे रहता। इनको ऐसा आदेश बन जाता कि कोई भी बनाएगा नहीं, कोई पिएगा भी नहीं, अगर कोई पकड़ा गया तो उसको फिर पनिशमेंट किया जाएगा, तो क्या होता, कोई नहीं बनाता। भाई कानून है, लेकिन कानून को कि नहीं थोड़ा थोड़ा चलता है, छूट है, 5 लीटर का छूट है बोलता है, फिर पकड़ के ले जाता है, 5 लीटर से ज़्यादा पाया गया बोल के ले जाता है। तो इस तरह से कानून जो है, आप हमारे जो लोग हैं इनको ज़बरदस्ती नीचे दबाने का काम कर रहा है। तो साथियों, आज हमको ये जो संगठन है, इस संगठन का परिचय थोड़ा सा मैं बताते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आज हम लोग कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, और जो आज़ादी के पहले बटे हुए थे वो बटा हुआ आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। व्यवहार में आज भी हम क्या है कि उस कैटेगरी के हैं, वो उस कैटेगरी का है, वो उस जाति का, वो फलना जात का है, वो फलना जात का है, ये आज भी हमारे पास चलता है कि नहीं चलता है? आज भी व्यवहार में है ना। शहरों में जाके हम लोग बोलते हैं कि ये सब नहीं चलता है, लेकिन गांव घर में जहाँ सामाजिक बात होती है तो कोई रिश्ते की बात करता है तो अपने समाज का रिश्ता देखता है ना, कि नहीं अपने बिरादरी का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आज भी व्यवस्था समाज में, वो पुरानी व्यवस्था आज भी बरकरार है और व्याप्त है, और उससे हम लोग छूटे नहीं हैं। अब बड़ा आदमी को हमको पाए लागे करना पड़ता है कि नहीं कर रहा है, अरे महाराज पाए लागे, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये आप मनुस्मृति पे जो पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में सारी बातों को लिखा हुआ है। तो साथियों, इस तरह से ये जो व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था में जो हम लोग देख रहे हैं आज़ाद होने के बाद, तो नई व्यवस्था में हमारे साथ में क्या है, हम लोग को बांटे हुए लोगों को एक मंच पे लाने का काम हमारे संगठन भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से आपने अभी सुना कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एक संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा एक संगठन है, हमारे भाई ने कहा कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एक संगठन है, और राष्ट्रीय सतनाम क्रांति मोर्चा एक संगठन है। तो ऐसे हमारे पास में 90 शाखाएं हैं, 89-90 शाखा, लगभग 89-90 शाखा हैं, जो आपस में हमको एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमको एक साथ क्यों जुड़ना है? क्योंकि DNA रिपोर्ट के आधार पर हमारा क्या है, हमारे पुरखे एक थे, इसलिए हमको आज एक होना चाहिए कि एक होंगे तब हम लोग जीत पाएंगे। अब बिना एक मंच पे आए हुए, एक बैनर पे आए हुए क्या हम लोग लड़ सकते हैं? अकेले अकेले अगर हम लड़ना चाहेंगे तो नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हमको एक मंच पे लाने का जो कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, ये पूरे भारत के लोगों को आज 32 राज्यों में, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा कार्यक्रम आज आपके गांव में यहाँ पे आया हुआ है पेंड्रा में, तो ये यहाँ पर आज पहली बार होगा, लेकिन ये 32 राज्यों में ऐसे धीरे धीरे फैल रहा है। तो ये छोटा सा संगठन नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, जसपुर से 2 साथी लोग आए थे, ऐसा बात नहीं है। ये अलग अलग जगह में रोज कार्यक्रम हो रहा है। जैसे आज हम लोग आपके यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे भारत के कई जगह पे कार्यक्रम हो रही हैं। तो आपस में जब तक हम लोग नहीं जुड़ जाते हैं और जुड़ करके हम संगठित शक्ति नहीं बनाते हैं, तब तक हम उस व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे। व्यवस्था कितना मजबूत है, कानून के साथ में वो काम कर रहा है, कानून का सहारा लेके वो काम कर रहा है। इसलिए हम लोग को संगठन शक्ति का निर्माण करना है, और संगठित शक्ति का निर्माण करके जितनी बातों को हम जो बताए हैं इतिहास का, वो इतिहास का भी घोटाला बहुत बड़ा है। हमारे समाज में सही जानकारी नहीं है, सही जानकारी हमारे समाज के लोगों को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि इतिहास लिखने का काम किसका हुआ? हमारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे,
लिखने का काम उन्हीं के द्वारा किया गया, और वो लोग उन बातों को लिखे जो बात उनके लिए अच्छा था, जो उनके फायदे के लिए था, जो उनका वाहवाही करने के लिए था, या उनकी महिमा मंडन करने के लिए था। वैसी बातों को उन्होंने क्या किया, इतिहास में जगह दिया। लेकिन आपका जो हकीकत की जो घटना है, हमारे जिस तरह से आदिवासियों ने 1200 लड़ाइयाँ लड़ी, वो सबका उल्लेख नहीं मिलता है। आदिवासी लोग जो इतनी सारी लड़ाइयाँ को लड़ा, उनका उल्लेख नहीं के बराबर है, बहुत कम है। लेकिन उनका अगर छोटा भी है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। आप कहाँ पे पढ़ते, आपको शिक्षा का माध्यम क्या है, पुस्तक है। पुस्तक मतलब क्लास पहले से लेकर के उच्च क्लास तक जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित करना है, वो कौन करता है? शासन सत्ता में बैठे हुए और उस पदों पर कर्मचारी जो बने हुए हैं, ऊपर के लोग यही करते हैं कि आपसे पूछा जाता है। कक्षा 5वीं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक पाठ था, उसको एक बार डिलीट कर दिया गया, पाठ्य पुस्तक से निकाल दिया गया। उसका बहुत विरोध हुआ, तब जाके फिर उसको शामिल किया गया। तो इस तरह से आपका जो इतिहास है, आपके इतिहास के बारे में पाठ्यक्रम में कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ हम अपने इतिहास को नहीं जान रहे हैं, और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो आगे लड़ नहीं सकता है, आगे बढ़ नहीं सकता है। तो आपको हमको अपना इतिहास जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए ना। तो जानना चाहिए अगर हमको अपना इतिहास, तो आपको ये जो संगठन है, हमारे संगठन का कार्यक्रम होता है 5 दिन का, मीटिंग का कार्यक्रम होता है, ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है, उसमें शामिल होना चाहिए। उसमें शामिल होंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो क्या आप लोग शामिल होने के लिए तैयार हैं? अभी दिसंबर में 5 दिन का कार्यक्रम होगा, उड़ीसा में होगा, कटक में। तो आप लोगों से हमारी निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आज यहाँ बैठे हो, अपने साथ 2-2 लोगों को लाने का प्रयास करो, उनको लेके चलो और आप खुद आओ। 5 दिन में आप, अभी हम आपके पास में मुश्किल से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बात कर पाएंगे, लेकिन आप 5 दिन उस माहौल में रहेंगे, उस सारी जानकारी को आपको दिया जाएगा, तब आपको लगेगा कि सच्चाई क्या है। अब बिना अंधेरे में अगर आप किसी को मारेंगे तो कैसे लगेगा उसको कि वो आदमी को आप सही मार पा रहे हो। मान लीजिए आपका कोई दुश्मन हो गया, या फिर शेर या भालू हो गया, और अंधकार का अंधकार है, तो आप उसको कैसे निशाना से मार सकते हो? नहीं मार पाओगे बिना देखे। तो आप बिना जानकारी के अपने दुश्मन से नहीं लड़ सकते हो। आज इस व्यवस्था में हम लोग जो फंसे हुए हैं, इस व्यवस्था से नहीं निकल सकते हो। वो सारा जानकारी आपको कैडर कार्यक्रम होगा, 5 दिवस का जो ट्रेनिंग मीटिंग होगा, उसमें आपको मिलेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिसंबर महीना में कार्यक्रम होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करके आना चाहिए और अपने साथ लोगों को लेकर आना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से अपने जल, जंगल, ज़मीन और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक शब्द, 1-2 लाइन कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। क्योंकि जानकारी क्या है? हथियार है। बिना जानकारी का अगर आप जाओगे, बिना हथियार का आप लकड़ी काटने जाओगे तो क्या होगा आपके साथ? लकड़ी ले क्या पाओगे? क्या जानकारी? आपके पास हथियार नहीं रहेगा तो अगर आप हल चलाने जाओगे और आप अपना हथियार लेके नहीं गए रहोगे, जो क्या होता है, नागर और फार होता है, संगी, हाँ, वो उसको संगी बोलते हैं उरा में, हमारे भाषा में, लेकिन यहाँ फार बोलते हैं, नागर फार बोलते हैं। अगर वो आप लेके नहीं जाओगे तो आप हल चला पाओगे क्या? तो आपको अगर समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है, तो जानकारी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जानकारी वर्तमान में हथियार है। वर्तमान मतलब लोकतंत्र में जानकारी हथियार है। पहले के ज़माना में हथियार गोला बारूद, भाला, तलवार, वो सारा हथियार हुआ करता था। लेकिन अभी आप कहीं तलवार लेके निकल जाओगे तो आपको 2 मिनट नहीं लगेगा, पुलिस वाला आके अरेस्ट करके आपको कहाँ ले जाएगा? जेल में ले जाएगा। उसके बाद छुड़ाने के लिए कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, तब जाके आपको आना पड़ेगा वापस। तो अभी का वर्तमान का हथियार क्या है? जानकारी। अगर आपके पास में जानकारी रहेगा, रोड में चौक में खड़े होकर बोलोगे कि 79% ब्राह्मणों का कब्जा है, आदमी आपकी बात काट नहीं पाएगा। आप अपने उस हथियार से क्या कर लोगे? लोगों को बदल दोगे। 79% ब्राह्मणों का कब्जा है नौकरियों में, तुम कहाँ लगे हो? इतना पढ़ लिख कर तुम आरक्षण के पीछे दौड़ रहे हो, कुछ नहीं मिला तुमको। तो अगर तुम्हारा आदमी बन भी गया है, मुख्यमंत्री भी बन गया है तुम्हारा आदमी, तो तुम्हारे लिए काम नहीं कर पाया आज तक, तुम्हारे लिए काम नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी बातों को, जानकारी हथियार है, हथियार को आप लेके जाओगे। मीडिया में 100% उनका कब्जा है, ऐसा बोल दीजिए, उनको लगेगा सही बात है यार।
छोटे मोटे हमारे जो भाई लोग करते हैं, इनका तो कुछ चलता नहीं है। दैनिक भास्कर में उनका कब्जा है, जी टीवी में उनका कब्जा है। ऐसी बहुत सारी बातों को अगर आपके पास में रहेगा और आप चौक में भीड़ के बीच में उस हथियार को चलाओगे, ज्ञान का हथियार को चलाओगे, जानकारी का हथियार को चलाओगे, तो आदमी आपके साथ में जुड़ेगा। आपकी बात से अगला आदमी भी घायल होगा जो अपने आप को बड़ा मानता है, लेकिन आपके पास में जानकारी नहीं रहेगा तो आपको क्या करेगा, दबा करके आपको ही ऊपर में उल्टा केस लगा देगा। तो साथियों, आज के लिए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना इसलिए, और इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम देता हूं। धन्यवाद।